बाहर फिर से बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। मई महीने में इस बार गर्मी और वर्षा आंख मिचौली खेल रही थी। सोच ही रही थी कि फोन की घंटी बज उठी। मेरा ध्यान घड़ी की ओर चला गया। ठीक 8:30 बजे थे। मैंने फोन उठाया। हाँ सुरेश, मैं आ रही हूँ, ये कहकर कमजोरी में मैंने अपने आप को चारों ओर से ढकते हुए पलंग से उठ गई। सधे हुए कदमों से बाहर बरामदे में आकर मैंने देखा कि पुराना थैला चला गया था और नया थैला आ गया था। मैंने दोनों हाथों से थैला उठाया और अंदर आकर आवाज लगाई, रिया बेटा, शशांक खाना आ गया है, बाहर आ जाओ। यूं कहकर मैं टेबल पर खाना लगाने लगी। 5 साल की रिया खूब चहक रही थी। फुलके, आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी, प्याज, टमाटर, नमकीन और दही आया था। शशांक चुपचाप कुर्सी पर बैठकर अपनी प्लेट लगाने लगे। खाना बहुत स्वादिष्ट था। शशांक के चेहरे पर कई भाव आ रहे थे, पर कुछ बोल नहीं रहे थे। रिया खूब उछल रही थी। मम्मा, यह किस होटल का खाना है, बहुत बढ़िया है। मैं क्या उत्तर देती। चुपचाप सब सामान समेटकर किचन में ले गई। बचा हुआ सामान फ्रिज में रखा और बर्तन धोने लगी। क्या करूं? शाम वाली बाई के पति को कोरोना हो गया था, सो वह भी 3-4 दिन से नहीं आ रही थी। दोपहर में एक बाई जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा और कपड़े धोकर चली जाती थी। टिफिन डब्बा साफ कर के मैंने थैले सहित बाहर जाली वाली बरामदे में रख दिया। कल दोपहर में सुरेश टिफिन वापस ले जाएगा। शशांक अपने कमरे में चले गए और मैं दूसरे कमरे में आ गई। रिया अच्छी तरह मास्क लगाकर बैठती थी और मेरे पास नहीं आती थी। उसे सब समझा दिया था। रात के 11:30 बज रहे थे, पर नींद तो मुझसे कोसों दूर थी। मैं इधर उधर करवटें बदल रही थी। कभी बाथरूम जाती तो कभी पानी के घूंट पी रही थी। मन में बहुत बेचैनी हो रही थी। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थी और मेरी जिंदगी की घड़ी पीछे की ओर झुक रही थी। उन दिनों की बात है। मैं एमबीए के दूसरे वर्ष में पढ़ रही थी। 2-3 दिन से माँ की दाढ़ में बहुत दर्द हो रहा था। घरेलू इलाज करा रही थी, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। सो मुझसे बोली, पायल, लगता है डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। ठीक है माँ, मैं कॉलेज से आकर आपको दिखा लाऊंगी। मैंने उन्हें सांत्वना दी। कॉलेज के रास्ते में चौराहे पर एक डेंटिस्ट का बोर्ड देखती थी, सो वहीं पर ले जाने का विचार कर लिया। माँ की कैप लगवानी थी, सो मुझे कई बार माँ को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा और इसी मिलने मिलाने के चक्कर में डॉक्टर शशांक मेरी आंखों में समा गए। माँ का दर्द तो खत्म हो गया, पर मेरे मन में दर्द उभर आया। मैं किसी न किसी बहाने से हॉस्पिटल पहुंच जाती थी। मुझे देखकर शशांक की आंखों में चमक आ जाती थी। बातों ही बातों में पता चला कि शशांक के 2 बच्चे हैं और एक अच्छी बीवी है, और शशांक के पापा जाने माने ठेकेदार हैं। इन सब बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब घर में सबको इस बात का पता चला तो सबने समझाने की कोशिश की। क्यों तू अपनी जिंदगी खराब कर रही है? ऐसी औरतें ना घर की रहती हैं और ना घाट की। पर जब मुझ पर कोई असर नहीं हुआ तो मेरे भाई ने मुझे थप्पड़ मार दिया और भाभी ताने कसने लगी और सबने मुझे घर में कैद करने की कोशिश की। धीरे धीरे शशांक के घर में, आस पड़ोस और मेरी सहेलियों में हवा की तरह यह बात फैल गई। दोनों तरफ से समझाना शुरू हो गया, पर हमारा इश्क तो परवान चढ़ चुका था। डॉक्टर की पत्नी सुरभि एक दिन रविवार को अचानक मेरे पास आ गई और गुस्से से भरी फुफकार उठी। तुझे क्या मेरा ही पति इश्क लड़ाने को मिला था? मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और हमारी सुखी गृहस्थी है, उसमें आग का गोला क्यों फेंक रही हो? मैं पहले तो एकदम हैरान रह गई, पर फिर मैंने शांत स्वर में कहा, देखिए, जो भी आपको कहना हो अपने पति से कहिए। मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है और ना ही तुम मुझ पर कोई दबाव डाल सकती हो। मैं निष्ठुर बनी बैठी रही।
फिर एकाएक उसकी आंखों से आंसू आ गए। देखो, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरा घर मत उजाड़ो। तुम तो कुंवारी हो, तुम शादी कर सकती हो, पर इस गलत रिश्ते से तुम समाज में मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहोगी। पर हम दोनों की आंखों का पानी तो मर चुका था। अब हम रेस्टोरेंट, पार्क, थिएटर सब जगह मिलने लगे। 4-5 दिन बाद शशांक की मम्मी हमारे घर आ गई। मैं उन्हें देखकर पिछले दरवाजे से बाहर खिसक गई। उन्होंने भी मेरे मम्मी पापा को बहुत समझाने की कोशिश की। कहने लगी, दोनों घरों की इज्जत धूल में मिल जाएगी और तुम्हारी लड़की की शादी भी कहीं नहीं होगी। मेरे वापस लौटने पर मेरे पापा ने गुस्से से मेरे ऊपर 2-4 थप्पड़ जड़ दिए और साथ ही सख्त हिदायत दी कि पढ़ाई खत्म हो गई है, अब घर में रहो। बड़ी बहन ने भी समझाया, पर ना जाने मुझ पर कैसा जुनून सवार था कि जितना सब कहते उतनी ही मैं उद्दंड होती जा रही थी। इस रोज की किचकिच से परेशान होकर मैंने घर से 60 किलोमीटर दूर जॉब कर ली। इस अपरिचित जगह में शशांक हफ्ते में 2 दिन मेरे पास रह जाते थे, पर हमें संतुष्टि नहीं थी। कुछ दिन बाद शशांक ने सुझाव दिया, हम ऐसा करते हैं, शहर से कुछ दूरी पर एक किराए पर घर ले लेते हैं। मैं वहां से रोज हॉस्पिटल चला जाऊंगा। ये सुनकर मेरी तो बाँछें खिल गई। बस शशांक ने चुपचाप एक मकान 10 किलोमीटर की दूरी पर ले लिया और थोड़ा बहुत सामान का भी इंतजाम कर लिया। मैंने भी पास ही के स्कूल में नौकरी कर ली, पर 6 महीने बाद ही मैं प्रेग्नेंट हो गई और पड़ोसियों की गड़ती निगाहों से बचने के लिए मैंने जॉब छोड़ दी। हमारा कहीं भी आना जाना नहीं था। अब कहीं भी जाने से हम कतराने लगे थे। हॉस्पिटल तो चल रहा था, पर सामाजिक दायरा, यार दोस्त सब न के बराबर हो गए थे। मेरे घर वालों ने तो मुझसे बिल्कुल ही रिश्ता तोड़ दिया था। इसीलिए रिया के बर्थडे की खुशी में भी हमारे साथ कोई भी शामिल नहीं था। अब रिया 4 साल की हो गई थी। तब मन लगाने के लिए मैंने घर पर ही बच्चों की इंग्लिश की ट्यूशन लेनी शुरू कर दी, पर वो भी धीरे धीरे बंद हो गई। ना जाने क्यों हमें ऐसा लगता था कि जैसे रास्ते चलता हर आदमी हमें घूर रहा है और हमारा मजाक उड़ा रहा है। वक्त के साथ हमारा उन्माद भी कम हो रहा था। सबसे बड़ी बात ये हुई कि शशांक ने ना तो सुरभि को तलाक दिया और ना ही मुझसे शादी की। शशांक के पापा ने साफ कह दिया था, तू रह उस औरत के साथ। मेरी भुजाओं में अभी भी इतनी शक्ति है कि मैं बहू और बच्चों को आराम से रख सकता हूँ, पर तुझे तलाक नहीं लेने दूंगा। याद रखना, तू बहुत पछताएगा। शशांक पैर पटकता हुआ चला गया। सुरभि शशांक को जाते देख रोने लगी तो उसके ससुर बोले, सब ठीक हो जाएगा बहू, तू चिंता मत कर, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। यहाँ तुझे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। बस दूर रहकर शशांक अपनी अधपकी जिंदगी जी रहे थे। वैसे भी धीरे धीरे हमारी जिंदगी रूखी सूखी होती जा रही थी। थोड़ा बहुत प्यार था तो वो सिर्फ रिया की वजह से। शशांक रिया को बहुत प्यार करते थे। सबसे बड़ी बात जो मुझे खटकती थी वो ये कि शशांक ने अपने घर जाना बंद नहीं किया था। सप्ताह में वो 3-4 चक्कर लगा ही लेते थे और उनकी छोटी छोटी इच्छाएं भी पूरी कर देते थे। ये बात मुझे पता चल गई थी। चिढ़ भी बहुत छूटती थी। हम दोनों के बीच इस बात को लेकर कई बार झगड़ा भी हुआ था और मैं अपने लिए असुरक्षा भी महसूस कर रही थी, पर मुझे ही चुप होना पड़ता था। मेरे तो मायके के दरवाजे भी बंद थे, कहाँ जाती। रिया कभी कभी कुछ सवाल करने लग गई थी, पर हम उसे बहलाकर शांत कर देते थे। इस उलझी हुई जिंदगी में अब कोरोना ने लंबी छलांग लगा दी थी। हर जगह कोरोना का खौफ छा गया था। नवंबर में शशांक की बुआ के लड़के की शादी थी। मैंने शशांक को शादी में जाने से मना कर दिया था और अपने डरपोक स्वभाव की वजह से वो मान भी गए। दिसंबर में एकाएक पता चला कि शशांक के पापा और सुरभि को कोरोना हो गया है
और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। दोनों बच्चे नौकरानी के भरोसे थे। मैंने तो उनके प्रति आंखें मूंद ली। साथ ही शशांक को भी समझा दिया, देखो ये बहुत खराब बीमारी है, बात करने से या पास जाने से ही आदमी को कोरोना की चपेट में आ जाता है। वैसे भी चिंता की क्या बात है, घर की नौकरानी संभाल रही है ना, और बच्चे भी अब 12-13 साल के हैं और मम्मी भी घर में है ना। सच में अपनी कायर प्रवृत्ति की वजह से घबराकर शशांक ने अपने घर की तरफ रुख भी नहीं किया, और शशांक की इसी आदत की वजह से अब मेरा मन कुढ़ता था। वो कोई भी फैसला लेने में हिचकिचाते थे। ना वो सुरभि को छोड़ पाए और ना ही मुझे पूरी तरह से अपना पाए। अब तो मुझे बहुत अफसोस होता था कि कैसे अपने फैसले से मैं खुद ही मझधार में फंस गई। रिया के स्कूल में भी पापा की जगह मैंने शशांक का नाम बड़ी मुश्किल से लिखवाया था। जिंदगी में धीरे धीरे एक सन्नाटा सा छाने लगा था। हमारी आपस की बातचीत भी कम होती जा रही थी। 13 अप्रैल का दिन था। सुबह जब 8 बजे तक शशांक अपने कमरे से बाहर नहीं आए तो मैंने पास जाकर देखा। खांसी चल रही थी। हाथ लगाया तो बदन गर्म लगा। मैं एकदम से घबरा गई। ये तो कोरोना के लक्षण लग रहे हैं। अभी तक हमने वैक्सीन भी नहीं लगवाई थी। बुखार देखा तो पूरा 101 डिग्री था। ये देख मेरे तो हाथ पांव फूल गए। क्या करूं? फौरन गर्म पानी दिया। अब तो मुझे एक ही सहारा दिखा, शशांक के पापा। मैंने शशांक को फ़ोन करने को कहा, पर पापा की शक्ति देखते हुए उसने अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया। माँ का दिल पिघल गया। घबराना नहीं बेटा, और उन्होंने फ़ौरन शशांक के पापा को फ़ोन पकड़ा दिया। पापा ने कहा, घबराना मत, मैं भाप की मशीन भेज देता हूँ, भाप लेते रहना, और मेरे कंपाउंडर को फ़ोन करके कोरोना की जांच भी करवा लेना। और हाँ, सुरेश ड्राइवर के साथ डॉक्टर मेहरा के पास चले जाना। कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई थी। शशांक तो ज़्यादा ही घबरा रहे थे। शशांक के घर से बार बार हाल चाल पूछने के लिए लगातार फ़ोन आ रहे थे। शशांक ने धीरे से कहा, मम्मी दवा भी मंगानी है, तो चिंता मत कर, ड्राइवर को लिस्ट दे दे, मैं मंगवा दूंगी। थोड़ी हिम्मत रख बेटा, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, सिटी स्कैन भी करवा ले। मम्मी ने कई हिदायतें दे दी। दूसरे दिन शाम होते होते मेरी तबीयत भी ढीली हो गई। खांसी के झटकों से लग रहा था कि मुझे भी कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है। सुबह तो मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। रिया को समझा बुझाकर मैंने दूसरे कमरे में भेज दिया। वो भी रोज कोरोना के बारे में सुनती थी, सो डरकर झट से दूसरे कमरे में चली गई। सुबह 8 बजे जैसे ही माँ का फ़ोन आया तो शशांक ने कहा, मम्मी मेरा बुखार तो वैसा ही है, पर पायल को भी कोरोना हो गया है। अब तो ऑनलाइन ही नाश्ता खाना मंगवाना पड़ेगा। मम्मी ने एकदम चौंकते हुए कहा, कैसी बातें करता है पगले, तू खाने की चिंता मत कर, सुरभि तुम तीनों का खाना बनाकर ड्राइवर के साथ भेज देगी। और हाँ, डॉक्टर मेहमा और हाँ, डॉक्टर मेहरा से बात हो गई है, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। फिर मम्मी आके बोली, किसी भी चीज़ को मांगने में संकोच मत करना, जिस चीज़ की ज़रूरत हो लिस्ट बनाकर सुरेश को दे देना। मैं देख रही थी कि सुरभि दोनों समय मीठे नमकीन के साथ स्वादिष्ट भोजन बनाकर भेज रही थी। खाते हुए मेरी आंखें अक्सर गीली हो जाती थी। इतना काम होते हुए भी सुरभि शशांक को रोज 2 बार फोन कर देती थी, बल्कि उसने 2-3 बार मुझे भी तबीयत का मैसेज भेज दिया था। मुझे शर्मिंदगी और ग्लानि महसूस हो रही थी। 15 दिन बीत चुके थे। दोनों की तबीयत काफी संभल गई थी और साथ ही अब मेरे मन में बहुत उथल पुथल मच गई थी। आज मुझे एहसास हो रहा था कि एक घर की खुशियों को छीनकर मुझे क्या मिला। मेरे पापा के घर के दरवाजे मेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए। मेरे पापा मेरा गम लिए 2 साल बाद ही इस दुनिया से विदा हो गए थे। ऐसे रिश्ते से ना तो मैं अपना करियर बना पाई, प्रगति के शिखर पर बैठा पाई, बल्कि सच पूछो तो एक होशियार डॉक्टर को मैंने कुपमंडुक बना दिया।
समाज और परिवार से दूर होकर भी मुझे पत्नी का दर्जा भी नहीं मिला। रह रह कर मन सारे समय कचोटता था। मैंने भी किस वृक्ष पर कुल्हाड़ी चलाई जो हरा भरा और फूलों से लदा था। मेरे मन ने कहा, अरे पगली, प्यार का मतलब अरे पगली, प्यार का मतलब तो होता है सामने वाले की खुशियाँ। और तूने तो शशांक के चेहरे की रौनक और उत्साह ही खत्म कर दिया, आगे बढ़ने का रास्ता ही बंद कर दिया। पायल, अब तू कुछ ऐसा कर कि शशांक का घर फिर से हरा भरा हो जाए और तू स्वयं भी अपनी जिंदगी सही ढंग से जी सके। मेरा मोह भंग हो चुका था। कुछ सोचकर मैंने दृढ़ता से अपनी बड़ी बहन छाया को फोन किया, जो दिल्ली में रहती थी और मेरी हमदर्द थी। दीदी, मेरा इस शहर में अब दम घुटता है। यदि मैं आपके शहर में आ जाऊं तो क्या मुझे नौकरी मिल जाएगी? मैंने झिझकते हुए कहा। मेरी बहन एकदम से बोल पड़ी, हाँ हाँ, क्यों नहीं। पायल, ये तूने बहुत अच्छा सोचा है। कुछ दूरी पर यहाँ 2 महीने पहले ही एक नया कॉलेज खुला है। तेरे जीजा जी की पहचान भी है और फिर तेरी तो इंग्लिश भी बहुत अच्छी है। तुझे तो ज़रूर ही रख लेंगे। ठीक है, मैंने चहकते हुए कहा। रिया को भी वहीं स्कूल में भर्ती करा दूंगी। मुझे पैकिंग करते देख शशांक ने संशय से पूछा, कहीं जा रही हो क्या? मैंने इत्मीनान से जवाब दिया, देखो शशांक, मैं तुम्हारी जिंदगी में एक मृग तृष्णा बनकर आई थी। अब इस दोहरी जिंदगी का बोझ हम खत्म कर दे तो दोनों के लिए अच्छा है। अटैची बंद करते हुए मैंने आगे कहा, तुम इसे एक बुरा सपना समझकर भुला देना और अपने घर लौट जाना। वहाँ अभी भी तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है। मैं भी नई खुशियाँ बटोरने की कोशिश करूँगी। फिर कुछ मिनट रुककर मैंने कहा, मैं सुरभि और तुम्हारे बच्चों की गुनहगार हूँ। शायद अब वो मुझे माफ़ कर सके। लगा कि शशांक भी इस जिंदगी से उकता गए थे, इसीलिए बिना कुछ बोले अपने कमरे में चले गए। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।